अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माई चैनल कहानी एसएम। आज फिर मैं आपके लिए एक डरावनी और सनसनीखेज कहानी लेकर हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती होगी। आगे भी अच्छी अच्छी कहानियाँ और ज़बरदस्त वाक़यात सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हर रोज़ आपके लिए रियल नेचुरल एक्सपीरियंस से भरी कहानियाँ लेकर आती रहती हूँ। आज भी जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो हकीकत पर मबनी है, तो इसे पूरा सुनिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक आसेबी फ्लैट की पुरअसरार कहानी। आज मेरा इस घर में पहला दिन था। मुझे अपना कमरा बेहद पसंद आया था। पापा ने मेरी पसंद का ज़रूरत की हर चीज़ का ख्याल रखा था। मेरी राइटिंग टेबल खिड़की के पास रखी थी ताकि मुझे रोशनी और हवा बैक वक्त मुयसर आ सके। खिड़की के बिल्कुल सामने मेरा बेड था, जिसके साथ ही साइड टेबल थी जिस पर ग्लास और पानी की बोतल रखी थी और मेरी मुस्कुराती हुई फ्रेम शुदा तस्वीर थी। यह देखकर मैं बेहद खुश थी। मेरे दिल से अपने पापा के लिए ढेर सारी दुआएं निकल रही थी। मैं राइटिंग टेबल के साथ रखी चेयर पर बैठी कमरे का जायजा ले रही थी। फिर मैंने खिड़की से बाहर देखना शुरू किया। हमारे फ्लैट के बिल्कुल सामने एक और फ्लैट था जिसकी खिड़की का फासला इतना था कि इस खिड़की से कमरे का मंजर बखूबी देखा जा सकता था। पूरे कमरे का जायजा लेने के बाद मैं वापस अम्मी के पास किचन में आ गई और आपके खाने की तैयारी में अम्मी का हाथ पटाने लगी। मेरा नाम मायरा है। मैं उस वक्त मेडिकल की स्टूडेंट थी। मेरे कमरे का इंतखाब मेरे पापा ने बहुत सोच समझ कर किया था ताकि मैं यकसुई के साथ अपनी पढ़ाई कर सकूं। कॉलेज से आकर मैं खाना खाकर कुछ देर आराम करती, फिर नोट्स बनाती, फिर कुछ देर बाहर देखना मेरी रूटीन में शामिल था। घर की सफाई के लिए मासी आती थी, खाना अम्मी बनाया करती थी। एक शाम मगरिब से कुछ पहले मैं खिड़की में खड़ी थी। मैं अभी कुछ देर पहले ही सोकर उठी थी। असर की नमाज पढ़कर राइटिंग टेबल पर बैठने लगी थी कि मेरी नज़र सामने खिड़की पर पड़ी, जहां खूब गहमा गहमी नजर आ रही थी। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैं खिड़की में आ खड़ी हुई। वहां बहुत से लोग नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद मैंने देखा एक डार्क ग्रीन कलर के सूट में मलबूस खूबसूरत सी लड़की, जिसकी फ्रॉक आस्तीनों से आज़ाद थी। उसकी गोरे गोरे बाजू दूर से ही नुमाया नजर आ रहे थे। वो बड़ा हिजान खेज डांस कर रही थी और तमाम लोग बड़ी महवियत से उसको रक्स करता हुआ देख रहे थे। मगरिब होने में कुछ ही वक्त बाकी था। ये कौन सा वक्त था इस किस्म की महफिलें सजाने का? मेरे जहन में सवाल उभरा। हद तो ये थी कि मगरिब की अजान शुरू हो चुकी थी, मगर उनका प्रोग्राम उसी तरह जारी रहा। मुझे ये सब बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। मैंने खिड़की बंद की और वज़ू करने चलती। अगले दिन कॉलेज में मसरूफियत की वजह से शाम की बात मेरे जहन से निकल गई। जब मैं अपने कमरे में आई तो कल वाला वाक़या याद आ गया। ना चाहते हुए भी मैं खिड़की पर आ गई। आज कमरे में कोई ना था, मगर फिर कुछ देर बाद एक 10-11 साल लड़की कमरे में दाखिल हुई और कमरे के कोने में चली गई। फिर 2 बच्चे आए, वो चले गए। एक आदमी आया, वो भी उस कमरे के कोने में चला गया। मेरे देखते ही देखते कितने ही लोग उस कमरे में दाखिल होकर उस कमरे के कोने में गए। हैरत की बात यह थी कि कमरा 12 बाय 12 का था। दरमियान में खिड़की जिससे कमरे का मंजर नजर आता था। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतने छोटे कमरे के कोने में इतने लोग जाने के बाद गए कहाँ? अभी मैं इसी बारे में सोच रही थी कि किचन से अम्मी की आवाज़ आई, मायरा बेटा चाय पी लो। आई अम्मी, ये कहती हुई मैं खिड़की से हट गई। उस दिन मेरा प्रैक्टिकल था। मैं देर से घर पहुंची थी। अम्मी को पता था कि मैं थकी हारी पहुंची हूँ, इसीलिए आते ही अम्मी ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरी पसंद का दम कीमा, पुलाव और जीरे के तड़के वाला रायता बनाया है। अपनी पसंद का मेन्यू सुनकर मेरी सारी थकन उतर गई। चलो जाओ बेटा, जाकर फ्रेश हो, थोड़ी देर आराम करो। और कॉलेज में ठीक तरह से कुछ खाया तो था ना? जी अम्मी, मैंने बर्गर खाया था। अभी कुछ खाओगी तो बताओ। नहीं अम्मी, खाना मैं सबके साथ खाऊंगी, बस चाय की तलब हो रही है। प्लीज़ अच्छी सी चाय बनाते, तब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ। चाय गर्म थी, इसीलिए मैं बेड पर लेट गई कि कुछ ठंडी हो जाए फिर पी लूँगी। लेटे लेटे मेरी आँख लग गई और जब मेरी आँख खुली तो मगरिब की अज़ानें शुरू हो चुकी थी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। ओह, इतना टाइम हो गया। मेरी असर की नमाज भी कज़ा हो गई थी, जिसका मुझे अफसोस हो रहा था। मैं मगरिब की नमाज अदा करने के लिए वज़ू करने चलती। नमाज का दुपट्टा सेट करते हुए मैं खिड़की में खड़ी हो गई। सामने की खिड़की से कमरे के अंदर नजर पड़ी तो देखा एक 12-13 साल की लड़की दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। फिर उसे न जाने क्या समाई कि उसने डांस करना शुरू कर दिया। लड़की दुबली पतली सी थी, इसलिए बहुत तेजी से नाचने में मसरूफ थी। उसे इस बात की कतई परवाह न थी कि अजानें हो रही हैं और वो अपने शुगर में मगन थी। मुझे उसकी ये हरकत काफ़ी नागवार गुजरी। भला ये भी कोई बात है? डांस अगर करना भी है तो कोई वक्त मुकर्रर होना चाहिए। बड़े अजीब लोग हैं, मगरिब के वक्त ऐसी बेहूदगी। लाहौल पढ़ते हुए मैंने खिड़की बंद कर दी और नमाज अदा करने खड़ी हो गई।
मैंने कॉलेज में अपनी सहेली सादिया को ये बातें बताई तो वो कहने लगी, तवा करो यार, तुम्हें क्या, वो ऐसा करते हैं तो करने दो, अपने अमल के खुद ही जिम्मेदार होंगे। पर यार सादिया, मुझे बहुत गुस्सा आता है, अजान के वक्त डांस करने का कौन सा वक्त है? वो लड़की पूरे कमरे में फिरकी की तरह नाचती फिर रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि थप्पड़ से उसका मुंह लाल कर दूं। मेरी बात पर सादिया हंस पड़ी और कहने लगी, तुम्हें क्या जरूरत है उधर देखने की? जब मगरिब का वक्त हो तो तुम खिड़की बंद कर दिया करो, ना उस तरफ देखोगी ना गुस्सा आएगा, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। वाकई सादिया ठीक कह रही थी, कोई कुछ भी करे मुझे क्या, मुझे तो अपने काम से काम रखना चाहिए। खैर, मैं असर की नमाज के बाद किचन में अम्मी का हाथ पटाया करती थी, फिर मगरिब की नमाज पढ़कर कुछ वक्त अम्मी पापा के साथ बातें किया करती थी, फिर रात का खाना खाकर अपने कमरे में आ जाती। उस दिन भी रात खाने से फारिग होकर मैं कमरे में आई, खिड़की से बाहर देखा तो लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। वहां से होती हुई नजरें उसी खिड़की पर आकर ठहर गईं। तकरीबन एक 7-8 साल का बच्चा अपर पहने नजर आया। बेबी पिंक कलर का अपर पहना था। उस बच्चे का रुख दूसरी तरफ था, उसकी पीठ का रुख मेरी तरफ था। वो पूरे कमरे में घड़ी के पेंडुलम की माने दहिलता हुआ चल रहा था। अब तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। फिर जब उसने अपना रुख बदला और मेरी तरफ किया तो ये देखकर मैं डर गई कि उस बच्चे का चेहरा मुकम्मल तौर पर अपर में छुपा हुआ था, जैसे कुशन पर कवर चढ़ा होता है। तो फिर वो सांस कैसे ले रहा था, उसे दिखाई कैसे दे रहा था? खौफ से मगलूब होकर मैंने झट खिड़की बंद कर दी। मैंने इसका जिक्र अपनी अम्मी से किया तो उन्होंने मुझे उस खिड़की की तरफ देखने से मना कर दिया। अम्मी देखिए जरा आप ही को, साइंस की स्टूडेंट होकर जिनों भूतों से डरती है। ये मेरा छोटा भाई असद था जिसने घर में दाखिल होते हुए मेरी बात सुन ली थी और अब वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। बुरी बात बेटा, बड़ी बहन है तुम्हारी। अम्मी ने उसको डांटा तो वो मुंह बनाता हुआ वहां से चला गया। मैं अक्सर इन बातों का जिक्र अपनी सहेली सादिया से किया करती थी। उसने सारी बात सुनने के बाद कहा, अच्छा ये बताओ, बच्चे के अलावा कमरे में और कोई भी था? हाँ, एक औरत आ जा रही थी, मगर उसे बच्चे की तरफ देखने की जरूरत ना थी या फिर उसे बच्चे से कोई गर्ज ना थी। यार बड़े अजीब लोग हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देते हैं। हाँ ये तो है। अब ये मेरा रोज का मामूल बन चुका था। उस खिड़की से उस कमरे का मंजर देखने की एक आदत सी पड़ चुकी थी। एक अजीब सी कशिश थी जो मुझे खुद ब खुद उस तरफ को खींचती थी और मैं खुद को रोकने से बाज न रह पाती थी। उस दिन भी नमाज पढ़कर मैं हस्बे मामूल उस खिड़की से देखने लगी। आज कमरे में गज गज भर के रंगीन गुब्बारे मौजूद थे जो इतने नीचे लगे थे कि 3-4 साल तक के बच्चे बड़ी आसानी से उन्हें छू सकते थे। पूरा कमरा उन बड़े बड़े गुब्बारों से भरा पड़ा था। अमूमन लोग गुब्बारे सर से ऊपर लगाते हैं, उन अजीबो गरीब लोगों ने धागों की मदद से वो पैरों तक की लंबाई में लगा रखे थे। हैरत की बात यह थी कि पूरा एहतमाम सालगिरह का था, मगर कमरे में किसी भी शख्स का नामो निशान तक न था। ये कैसी सालगिरह थी? ना ही कोई मेहमान नजर आ रहा था और ना ही वो जिसकी सालगिरह थी। मैं काफ़ी देर वहाँ खड़ी रही कि शायद अब कोई आ जाए, मगर जब कोई ना आया तो थक कर मैं खुद ही हट गई। रात सोने से पहले एक नज़र तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वहाँ देखा तो तमाम तैयारी उसी तरह थी। ये कैसा सरप्राइज था भाई, जिसकी किसी को खबर ही ना थी। मैंने खिड़की बंद की और राइटिंग टेबल संभाल ली। उस दिन इतवार का दिन था। मेरी खाला ने हमारा घर ना देखा था। वो अम्मी से मिलने आई और अम्मी को नए घर की मुबारकबाद भी देने आई थी। उनकी बेटी अस्मा मेरी अच्छी सहेली थी। हम दोनों ने काफ़ी देर बातें की। उसे मेरा कमरा बहुत पसंद आया। मैंने उसे कोई बात ना बताई थी। रात के खाने की तैयारी अम्मी और खाला मिल के कर रही थी। मैं अस्मा को लेकर छत पर आ गई। इतने दिनों बाद मिले थे इसलिए खूब बातें कर रहे थे। शाम की ठंडी हवा बहुत भली मालूम हो रही थी। चहलकदमी करते करते मेरी नज़र उसी खिड़की पर पड़ी तो मैंने देखा एक आदमी जिसने वाइट सूट पहन रखा था कमरे के दरमियान में एक हाथ में लंबी सी लकड़ी लिए बैठा था और उस लकड़ी का रुख कभी ज़मीन की तरफ तो कभी आसमान की तरफ कर रहा था। साथ ही उसका चेहरा भी उसी लकड़ी के साथ साथ हरकत कर रहा था। उसका माथा और थोड़ी आगे की तरफ निकली हुई थी जैसे चंदा मामू का चेहरा होता है। बिल्कुल उसी शक्ल का वो आदमी मुसलसल अपने उसी काम में मसरूफ था। मैं अस्मा से बातें भी करती जा रही थी और उसकी तरफ भी देखती जा रही थी। काफ़ी देर गुजर गई मगर वो आदमी अपना शुगल जारी रखे रखा। मुझे काफ़ी वक्त गुजरने का एहसास हुआ तो अस्मा के साथ नीचे आ गई। उस दिन स्टडी करते करते मैं थक गई। कुछ देर आंखें बंद किए चेयर से टेक लगाए बैठी रही। फिर यूं ही मेरी नज़र सामने वाली खिड़की पर पड़ी। 8 साढ़े 8 बजे का वक्त होगा। वहाँ 2 बच्चे जो एक ही उम्र और कद्दू कामत के थे कंधे से कंधा और सर से सर मिलाए पूरे कमरे में चल रहे थे। कभी बाएं कदम पर जोर देते कभी दाएं कदम पर, दोनों ही एक साथ कदम उठाते चल रहे थे। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने वहाँ से तवज्जो हटाकर पढ़ाई की तरफ मतवज्जा हो गई।
दूसरे दिन तो मुझे शदीद हैरत का झटका लगा। दो एक जैसे नौजवान, एक उम्र, एक ही शक्ल सूरत के मालिक दोनों ही खिड़की पर इस तरह खड़े हुए कि उनके सर खिड़की से ऊपर जा रहे थे और उन दोनों ने अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाए हुए थे। यूं लग रहा था जैसे वो कोई काम कर रहे हों। मेरे सामने वो कमरे में दाखिल हुए थे। दोनों ने ग्रे कलर की शलवार कमीज पहन रखी थी। वो काफ़ी लंबे कद के थे। कल मैंने हमशक्ल बच्चे देखे थे, आज ये दो नौजवान। तो क्या कल वाले बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो गए? जब वो खिड़की से ना हटे तो फिर मैंने ही अपनी खिड़की बंद की और कमरे से निकल गई। आसपास के लोगों से हमारी थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई थी। एक दिन बराबर वाली आंटी आई। जब जाने लगी तो बहुत इसरार करके हमें भी अपने घर आने का कह गई। इस तरह हमारा बहुत ज़्यादा ना सही कभी कभार आना जाना होने लगा। यूं ही बातों बातों में अम्मी ने उनसे उस सामने वाले फ्लैट के बारे में पूछा तो वो कहने लगी, ये फ्लैट ये तो काफ़ी अरसे से खाली पड़ा है। हम जब से यहाँ आए हैं तभी से इस फ्लैट को खाली देखा है, बल्कि इसके बारे में तो अजीबोगरीब बातें मशहूर है। मैं जो रिफ्रेशमेंट सर्व कर रही थी चौंक उठी। अरे ये आंटी क्या कह रही हैं, जबकि मैंने खुद वहाँ लोगों की मौजूदगी देखी है और ये आंटी कह रही है कि वहाँ कोई रहता ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अम्मी और आंटी में अब दूसरे मौजूआत पर बात हो रही थी। मैं वहाँ से अपने कमरे में आ गई। अब तक जो भी कुछ मैंने देखा था मगरिब के वक्त ही देखा था या उससे कुछ देर पहले। मैंने अपनी सहेली साथिया को जब मोहल्ले वाली आंटी के बारे में बताया कि वो क्या कह रही थी तो वो मुझसे नाराज़ होने लगी। कितनी बार तुम्हें समझाया है कि उस तरफ मत देखा करो, न जाने क्या इसरार है, क्या जरूरत है उस तरफ देखने की। लेकिन मैं भी क्या करती। गर्मियों के दिन थे, हवा के लिए खिड़की खोलनी पड़ती थी और खुली खिड़की से ना चाहते हुए भी नज़र उस तरफ चली जाती थी। मेरे कज़न की मंगनी थी, रात फंक्शन भी था। खाला ने हमें ज़बरदस्ती रोक लिया। अगले दिन हम लोग शाम होने से पहले आ गए। मैंने कुछ देर आराम किया, फिर फ्रेश होकर अपने और अम्मी के लिए चाय बनाई। अम्मी को कप देकर अपनी चाय लेकर कमरे में आ गई। मुझे याद आया कि मेरे कपड़े तो ऊपर छत पर ही रह गए हैं। चाय पीकर मगरिब की नमाज पढ़ी, फिर कपड़े लेने छत पर आ गई। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने कपड़े डोरी पर से उतारे और हाथ में लिए बाउंड्री से इर्द गिर्द देखने लगी। फिर मेरी नज़र अचानक उस फ्लैट की खिड़की पर पड़ी। वहाँ एक आदमी सफ़ेद कपड़े पहने बैठा हुआ था। कुछ देर देखने के बाद ही मैं नीचे आ गई। कमरे में आकर कपड़े प्रेस किए, खिड़की बंद करने आई तो देखा वो आदमी उसी हालत में बैठा था। यूँ लगता था जैसे वो कोई स्टैच्यू हो। मुझे कुछ खौफ सा महसूस हुआ। मैंने फौरन खिड़की बंद कर दी। उस दिन अम्मी ने मेरी पसंद के नगेट्स बनाए थे। मुझे चिली गार्लिक सॉस के साथ नगेट्स बेहद पसंद थे। आज अम्मी ने बगैर फरमाइश के मेरे लिए बना दिए थे। मैं गर्मा गर्म नगेट्स की प्लेट लेकर खिड़की में आ गई। नगेट्स खाती जा रही थी, साथ साथ बाहर का जायजा भी लेती जा रही थी। हस्बे सापेक मेरी नज़र सामने वाले फ्लैट की खिड़की पर पड़ी। आज खिड़की पर एक मेरी हम उम्र लड़की खड़ी थी जो बेइंतहा हसीन थी। मैं महवीर से उसकी तरफ देखे जा रही थी। उसकी मेरी नज़रें मिली तो मुस्कुराहट का तबादला हुआ। मैं नहीं जानती थी कि उसके बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। जो कुछ हुआ उसने मुझे हिला कर रख दिया। खिड़की में खड़े होने से नगेट्स जल्दी ठंडे हो गए थे, जिन्हें मैं बड़ी रग़बत से खाते हुए एंजॉय कर रही थी। वो लड़की मेरी तरफ देख रही थी तो मैंने खिलाकर उसको प्लेट दिखाकर खाने की ऑफर दी। जवाबन उसने सर के इशारे से हाँ कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर ये क्या, उसका हाथ उस खिड़की से निकलकर आगे बढ़ना शुरू हो गया, जो मुसलसल बढ़ता ही जा रहा था। खौफ से मैं अपनी जगह जम सी गई थी। मेरा सकता हल्की सी होने वाली दस्तक से टूटा जो खिड़की पर हो रही थी। एक जनाना हाथ खिड़की पर मौजूद था। उस हाथ की उंगलियां मांगने वाले अंदाज में हरकत कर रही थी। इससे ज़्यादा मुझ में बर्दाश्त न थी। मेरे मुंह से एक तवील चीख निकली और प्लेट हाथ से छूटकर ज़मीन बोस हो गई। साथ ही नगेट्स और सॉस ज़मीन पर बिखर चुके थे। जब मुझे होश आया तो अपनी अम्मी, पापा और भाई को अपने पास खड़े पाया। मैं उठने लगी तो पापा ने कहा, नहीं लेटे रहो। फिर पूछने लगे, तुम बेहोश कैसे हो गई थी और चीख क्यों मारी थी? पापा, आपा क्या बताएंगी, मैं बताता हूँ। एक मामूली सी छिपकली से ये ऐसे डरती हैं जैसे वो डायनासोर हो। इनका लैब में क्या हाल होता होगा, जहाँ तरह तरह के हशरात पर रिसर्च करनी पड़ती है। लैब में तो हर वक्त इनकी चीखें गूंजती होंगी और यूं ही बेहोश होकर गिर जाती होंगी। बुरी बात बेटा, अम्मी ने उसको डांटा। सब समझ रहे थे कि मैं छिपकली से डर गई होंगी, जबकि हकीकत में तो मैं तो ये सोच कर ही खौफ से झुरझुरी लेकर रह गई। पापा ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आराम करो, बल्कि यूं करो, हमारे साथ नीचे चलो और खाना खा लो। मैं किचन में आ गई जहां अम्मी खाना डिश आउट कर रही थी। खाने से फारिग होकर मैंने अम्मी को शाम वाले वाक़ये के बारे में बताया।
पहले तो उन्होंने मेरा वहम करार दिया, मगर मेरी बेहोशी और खौफ से पड़ा पीला चेहरा देखकर उन्हें यकीन करना पड़ा। फिर उन्हें बराबर वाली आंटी की भी बात याद आ गई जो उन्होंने इस घर से मुतल्लिक बताई थी कि ये घर कई बरस से खाली पड़ा है और इसके आसेबी होने के बारे में बहुत सी बातें मशहूर है। अब अम्मी को समझ आया कि इतने अरसे से ये फ्लैट खाली पड़ा है तो यकीनन कोई ना कोई वजह तो है। उस दिन के बाद से अम्मी ने मेरी राइटिंग टेबल वहाँ से हटा दी। खुद मैं भी खिड़की से देखने से इज्तनाब बरत रही थी। 10-15 दिन के बाद मैंने हिम्मत करके उस घर की तरफ देखा तो उसकी खिड़की के बंद शीशे पर हाथ का पूरा पंजा लानत के अंदाज में छपा हुआ था। आम हाथ से काफ़ी बड़े हाथ की लानत उस शीशे पर चस्पा थी। फिर अभी मेरी तालीम मुकम्मल भी ना हुई थी कि मेरी शादी हो गई। मेरी बात बचपन में ही मेरी खाला के बेटे से तय थी, मगर मैंने शादी के बाद भी तालीम जारी रखी। वक्त गुजरने का पता भी ना चला और मैं डॉक्टर बन गई। फिर अपने शोहर के साथ जर्मनी मुंतकिल हो गई। लेकिन आज भी जब वो नाकाबिले फरामोश वाक़यात याद आते हैं तो खौफ फिर से ताज़ा हो जाता है। अब उस फ्लाइट का क्या हाल है कभी अम्मी से पूछने की हिम्मत भी ना हुई, मगर उस आसेबी लड़की और उसके लंबे हाथ वाला वाक़या मेरे जहन में नक्श होकर रह गया है, जिसे मैं कभी फरामोश ना कर सकी। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दो और जाने से पहले आप ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए अच्छे से डरावने वाक़यात लेकर आती रहती हूँ। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।